हेलो एंड वेलकम टू माय शो। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, बांग्लादेश की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती चली जा रही है। तारिक रहमान के आने से क्या बांग्लादेश की सिचुएशन ठीक हो जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बहुत बड़ा सवाल ये है कि बिल्कुल जिस तरह फाशिस्ट हथकंडे अपनाए जाते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप को, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको खौफजदा करने के लिए उनको कत्ल कर किया जाता है, उनको जेलों में बंद किया जाता है, उनके ऊपर खौफ की चादर तानी जाती है। इसी तरह अब सेकंड स्टेज मीडिया पर अटैक्स हैं, और ये हमने देखा कि डेली स्टार के और दीगर जो दफातर हैं, जैसे प्राथो आलू था, इनके दफातर पे भी हमले हुए, आगे लगी और वेंडलाइज इनको किया गया। ताज़ा खबर ये है कि ग्लोबल टीवी जो है ढाका में, उसकी जो न्यूज़ एडिटर हैं नाजनीन मुन्नी, उनको थ्रेट किया गया है कि अगर इनको ये इन्होंने रिज़ाइन ना दिया या इनको सैक ना किया गया तो फिर ग्लोबल टीवी जो है उसको और नाजनीन को आग लगा दी जाएगी। नाजनीन इस वक्त जो है वो घर से काम कर रही हैं या एक ऐसी जगह से जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से काम कर रही हैं, लेकिन वो काम बदस्तूर अपना कर रही हैं ऑनलाइन। लेकिन उनको लेटर जारी कर दिया गया है ग्लोबल टीवी की तरफ से कि अभी आप दफ्तर ना आए जब तक हालात साजगार नहीं होते। क्या होने जा रहा है बांग्लादेश में? फरवरी में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? तारिक रहमान बांग्लादेश को बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते? इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ आपके जाने पहचाने जनाब उमेश अग्रवाल जी जुड़े हैं, जो फाउंडर और एडिटर हैं indiachronicle.in के। बहुत स्वागत है आपका जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर। जय सिया राम। कैसे देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को सर? देखिए, नई बात नहीं है। बांग्लादेश के अंदर एक तरह से जो रेडिकल मूवमेंट्स है, इसका हिस्टोरिकल आप देख लीजिए कि तस्लीमा नसरीन जो है, उनके जो नॉवल लज्जा आया था, उसके ऊपर उनका जो वहां के रेडिकल्स ने उन्होंने फतवा निकाला था। और आज भी तस्लीमा नसरीन भारत में है, वो अभी भी बांग्लादेश नहीं जा सकी है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर रेडिकल्स का एक तरह से खौफ तो है ही। और एक तरह से आप देखिए कि जो 15 साल राज किया था शेख हसीना ने, तो वो एक तरह से सिर्फ कंट्रोल कर पाई थी, वो इनको जड़ से हिला नहीं पाई थी, ना इनकी नींव को हिला पाई थी। रेडिकल एक तरह से स्ट्रांग होते जा रहे थे। आप ये देखिए कि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जो वहां की ऑपोजिशन रही है, इन्होंने सपोर्ट किया था मोहम्मद यूनुस को। और आज मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट वो स्टूडेंट लीडर ही आ चुके हैं। इनफैक्ट हादी के जो भाई है, उन्होंने यहाँ तक बोल दिया है कि उनका जो मर्डर कराया गया वो यूनुस नहीं कराया, क्योंकि वो चाहते हैं कि यूनुस चाहते हैं कि वो बांग्लादेश में इलेक्शन हो ही और वो एक तरह से सत्ता पर काबिज रहे। सेकेंड, आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो डिफेंस पैक्ट की बात की जा रही है, और एक तरह से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को भी डराया धमकाया जा रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक लीडर की लड़की जो है, 7 साल की लड़की को जला दिया इन लोगों ने। आप ये सोचिए। अब सबसे बड़ी आज बड़ी न्यूज आई है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बेगम खालिदा जिया की के बेटे तारिक रहमान, वो अभी एक्साइल से बांग्लादेश लौट रहे हैं। अगर वो लौट रहे हैं तो मुझे ये लग रहा है कि ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। मैं इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर अवामी लीग कंटेस्ट नहीं करती है, बीएनपी को एक तरह से फुल मैंडेट आने का एक तरह से मुझे एक तरह से विश्वास लग रहा है। एक और एक चीज देखिए कि रशिया ने ऑलरेडी वापस रिमाइंड किया है बांग्लादेश को कि 1971 में इंडिया का कंट्रीब्यूशन आपको भूलना नहीं चाहिए। ये सेकेंड टाइम बोला है। और मैंने जैसे कल भी बताया कि रशिया ने न्यूक्लियर प्लांट एस्टेब्लिश किया है बांग्लादेश के अंदर, जिसके कारण बांग्लादेश की 20% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और एक बात है कि इवन जो अमेरिकन लॉ मेकर्स है, अमेरिकन पार्लियामेंट्री कमेटी है, उन्होंने मार्को रूबियो को चिट्ठी लिख के पूछिए कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है, वहां पर कैसे अवामी लीग को आप डीबार कर सकती हो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करने के लिए। और भारत के अंदर भी प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर सब जगह से प्रेशर आ रहा है। ऊपर से बांग्लादेश की इकोनॉमी एक तरह से खराब होती जा रही है।
सडनली आप देख रहे हैं कि जो है चाइना, अपने जेट्स भी वो सस्ते दाम पे, जेट एंड सी जो सस्ते दाम पे बांग्लादेश को देने को तैयार हो गया है। और एक तरह से कलेक्टिव वॉइस चालू हो चुकी है, क्योंकि जब वहां पर जिस हिसाब से वो हिंदू को जलाया गया, वो दीपू चंद्र दास को जलाया गया, जिंदा जला के उसको पेड़ से लटका दिया गया है, ग्लोबल कंडेमनेशन आ रहा है। कहीं ना कहीं लोग ये बोल रहे हैं कि ये तालिबानाइजेशन है ऑफ बांग्लादेश। और मेरा ये मानना है कि आगे जाकर अगर बांग्लादेश में ऐसे ही चलता रहा तो अफ्रीका की जो वॉर जोन कंट्रीज है वैसा कुछ हो जाएगा। अब बांग्लादेश एक तरह से जो है, एक तरह से आप सोचिए उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो खत्म सी हो चुकी है। वहां पर कम से कम 100,000 1 लाख लोग अपना जॉब्स खो चुके हैं। वहां की जो 3 मेजर बिजनेस एरियाज है, वहां पर लोग अपनी इंडस्ट्री नाइट शिफ्ट में वो लोग ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। सब लोगों को डर बैठ गया है। मेरा ये मानना है कि इसके कारण बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट है, वो उसका जो एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सेकेंड, आप ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर इकोनॉमी की प्रॉब्लम चल रही है। अब क्या हो रहा है कि वहां पर तालिबानाइजेशन होने से इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बांग्लादेश से बाहर जा रहे हैं। तो बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट जब जाता है, सेकेंड आता है, जैसे आपने बोला है, प्रेस की आजादी के ऊपर एक तरह से हमला होता है। और डेली मॉर्निंग स्टार और प्रथम लोक के दफ्तरों को जलाया गया। और इनफैक्ट डेली मॉर्निंग स्टार में 25 से 26 जर्नलिस्ट थे उस बिल्डिंग में। वो कैसे भी मतलब अपनी जान बचा रहे हैं। और आप जैसे आप बता रहे हो कि बांग्लादेश के अंदर जो ग्लोबल टीवी की जो एंकर है नाजनीन मुन्नी, उनको एक तरह से थ्रेट दिया है कि आप इनको सैक करिए, नहीं तो हम आपके ऑफिस को भी जला देंगे। नाजनीन मुन्नी को बताते हैं कि शी इज द अवामी लीग सपोर्टर। तो मेरा ये मानना है शी माइट बी गिविंग अ न्यूट्रल जो अगर बांग्लादेश में हो रहा है तो वो उसको रिपोर्ट कर रही होगी न्यूट्रल व्यू के साथ, जिसको ये एक तरह से एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी जिहादी, एंटी जमात इनको ऐसा लग रहा है। इसके लिए आप देखिए कि नाजनीन मुन्नी को भी बोल रहे हैं कि आप इनको हटाइए। कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया था कि तस्लीमा नसरीन को दिया था कुछ साल पहले, वैसा ही वो जो है नाजनीन मुन्नी को भी ये एक तरह से दे सकते हैं। बांग्लादेश एक तरह से, मेरा एक मानना है, जिहादी ब्लैक होल में जा चुका है। अब इसको अगर बचाना है तो मेरा ये मानना है कि भारत का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। और शेख हसीना की पार्टी को अभी इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाजत देनी जरूरी है, जिसके कारण फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, जो बांग्लादेश ने 15 साल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है वो एक तरह से पूरा धराशायी हो जाएगा। और इस बार भारत ना उनको पानी देगा, ना उनको कपास देगा, ना उनको फ्यूल देने वाला है, ना उनको कुछ भी देगा। भारत पूरी मतलब एक तरह से नाकाबंदी कर देगा। इनफैक्ट भारत के अंदर अभी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि 500 से 600 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उधर फेंसिंग क्यों नहीं हुआ है। लोग एक तरह से, देखिए, भारत के अंदर बांग्लादेशी आते थे, रहते थे, काम करते थे, चले जाते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये एक नई बात नहीं है, 1971 से लगातार होता जा रहा है। पर आज ये बांग्लादेश के लोगों ने जिस हिसाब से वहां पर जो रेडिकलाइज लोगों ने बोलना चालू किया कि 7 सिस्टर्स हमारी है, हम इसको तोड़ देंगे, कश्मीर को हम लिबरेट कराएंगे, पाकिस्तान के साथ जा रहे हो। भारत के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। भारत के लोग 140 करोड़ के लोग हैं, हमको समझ जाना चाहिए बांग्लादेश को। अगर हम लोग अपने बस पे आ गए तो बांग्लादेश का एक तरह से जीना हराम हो सकता है। भले ही वो बात करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम सीधा ठोकेंगे। आपको एक चीज बता देते हैं। और एक चीज है, आपका पानी जो है गैंजेस वाटर वो हम देते हैं, ये समझ जाइए। आज भी यूनुस जो है वो हमसे भीख मांग रहा है कि 50,000 टन राइस भेज दो। हमने कल ही उनको प्याज भेजे हैं और उसके बाद वो ऐसा बोल रहे हैं। इनफैक्ट भारत की पब्लिक अभी गुस्सा कर रही है। भारत की पब्लिक अपनी गवर्नमेंट को गालियां दे रही है कि क्यों बांग्लादेश को आप सारी रियायतें दे रहे हो। $10 बिलियन का हमने जो इन्वेस्टमेंट किया वो सस्पेंड कर दो, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया वो सस्पेंड करो, फेंसिंग करो बॉर्डर की, और बांग्लादेश के खिलाफ कड़े कदम रखो। ये सब बातें हो रही है। तो समझ जाइए कि ऐसा ही चलता रहा और भारत की पब्लिक
अगर इनके अगेंस्ट हो जाती है तो बांग्लादेश को प्रॉब्लम हो जाएगा सिर्फ बाइकॉट से। हमको कोई हमला करने की जरूरत नहीं है। हम अगर चाहें तो बांग्लादेश को हम घुटनों पर ला सकते हैं। आप देख लीजिए नेपाल में क्या हुआ, आपने देखा मालदीव में क्या हुआ, आपने देखा श्रीलंका में क्या हुआ। पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, भारत के कारण जिंदा था, भारत के फेक नोट्स के कारण वो जिंदा था 2016 तक। उसके बाद आज भीख मांग रहा है हर जगह, IMF से $7 बिलियन की भीख मांग रहा है। कितने साल से आप देख रहे हो। सिमिलर चीज उससे भी बुरा हाल बांग्लादेश का होगा। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भारत ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म किया। हमने यहाँ पर हमारा जो एक्सपोर्ट पे रियायत देते थे उसको एक तरह से खत्म करके उसके कारण बांग्लादेश बढ़ा है। एक चीज बता देता हूँ, और ये तो बांग्लादेश के अंदर हम शेख हसीना की रेस्पेक्ट करते थे कि हमने अभी तक जो रोहिंग्या यहाँ पे रहते थे, बांग्लादेशी रहते थे, हमने उनको वापस नहीं भेजा। पर कहीं ना कहीं जो गुडविल शेख हसीना ने कमाई थी, इन जमाती और इन जिहादियों और यूनस ने खत्म कर चुके हैं। अब भारत के जो लोगों का है सब्र का बांध टूट चुका है। अब अगर बांग्लादेश के अंदर किसी भी हिंदू के ऊपर कुछ भी हुआ, मैं एक चीज बात जानता हूं, बांग्लादेशियों की हालत खराब हो जाएगी। भारत के अंदर जब लोग 140 करोड़ के लोग अगर जागेंगे, 17% है वर्ल्ड पॉपुलेशन की, आप सोच लीजिए। इंडियंस आर 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इनको आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। और इस पावर के अगेंस्ट के सामने अमेरिका भी डरता है, चाइना भी डरता है, सब लोग डरते हैं। अगर भारत की पॉपुलेशन अवेक होती है, इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। और आपने एक तरह से दीपू चंद्र दास को जला के, और उस आदमी का वीडियो आता है जिसमें वो बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया, और बांग्लादेश की जो आर्मी है वो उनको इन जिहादियों के हवाले करती है। तो आर्मी के अगेंस्ट भी, बांग्लादेश आर्मी के अगेंस्ट भी भारत के अंदर जो गुडविल थी वकारुज्जमान की, वो भी खत्म हो चुकी है। मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश का जो है एक तरह से मेरे ख्याल से 2-3 टुकड़े होने बाकी है। इट इज गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर जिस हिसाब से चीजें चल रही है, आप ये देखेंगे कि आगे जाके बांग्लादेश जो है वो मल्टीपल भागों में बढ़ सकता है। सर और इलेक्शन होंगे फरवरी में, आपको क्या दिखता है? हो सकते हैं इलेक्शंस होंगे, क्योंकि आप देखिए अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अगेंस्ट हो चुके हैं मार्को रूबियो के, और वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को क्वेश्चन कर रहे हैं। अब अमेरिका को एक तरह से जब उनके ही सांसद, उनके ही कांग्रेसमैन, उनके ही पार्लियामेंट्री कमेटी अगर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि वहां पर ट्रम्प की स्थिति भी खराब होती जा रही है। अभी वो इलेक्शंस में हारे भी है, नेक्स्ट ईयर मिड टर्म इलेक्शंस है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि ट्रम्प के जो ट्रम्प चाहते थे, जब जो बोलते थे वो सब बोलना उन्होंने बंद कर दिया है। फालतू स्टेटमेंट्स में वो भी नहीं दे रहे। अब मेरा ये मानना है कि इलेक्शंस तो होंगे, पर सबसे बड़ा बात है क्या शेख हसीना को कंटेस्ट करने दिया जाएगा। अगर शेख हसीना को कंटेस्ट करने नहीं दिया जाता है तो बांग्लादेश के अंदर BNP आ जाएगी। पर सबसे बड़ी बात है, क्या जो जमात है, जो NCP जो नई पार्टी है, क्या इस गवर्नमेंट को रहने देंगे? क्योंकि बांग्लादेश के अंदर पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी व्यवस्था, कानून व्यवस्था सब चरमरा गई है। और आर्मी पे भी किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि आर्मी भी बिकी हुई है। वकारुज्जमान को तो शेख हसीना के होम मिनिस्टर ने बोल दिया है कि ही इज अ CIA एजेंट। और बांग्लादेश के अंदर जो आर्मी है वो भी बढ़ चुकी है। 60 to 70% जो है वो आज है वकारुज्जमान के साथ। 30% जो आर्मी है वो रेडिकल जिहादी, जमाती और पाकिस्तान के साथ है। तो बांग्लादेश के अंदर इंटरनल वॉर की जैसे सिचुएशन आ गई है। जैसे बांग्लादेश के अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि म्यांमार के अंदर कच्चिन प्रोविंस या दूसरी प्रोविंसेस में दूसरे रेबल ग्रुप्स वो पर्टिकुलर प्रोविंस में अपना हक जमा के बैठे हैं, वैसे ही बांग्लादेश में होगा। बांग्लादेश के अंदर आप ये देखेंगे कि वहां पर भी एक तरह से आर्म्ड प्रॉब्लम चालू होगा, वहां पर भी क्लैशेस होंगे। और जो अभी आपको लग रहा है कि पीस है, पीस नहीं होगा, बांग्लादेश का PIEC हो जाएगा। ये चीज मुझे नजर आ रहा है। और क्लियर कट एक तरह से अब भारत को कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा। और मैंने कल ये भी बोला है, अगर टर्की
चाइना और अमेरिका साथ में मिलकर स्टैंड लेता है, तो आप रशिया को भी अट्रैक्ट करोगे और थोड़े दिनों में आप देखोगे इजराइल भी आ जाएगा। तो ये चीज हो जाएगा, बांग्लादेश जो हो जाएगा जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट हो जाएगा और उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। पर एक चीज अच्छी है कि भारत ने अपना जो डिफेंस है, जो उन्होंने अपना S-400 है, हाशिमारा एयरबेस में एयरक्राफ्ट से मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। अगर बांग्लादेश ने कुछ भी गलती की तो भारत को 24 आवर्स नहीं लगेंगे बांग्लादेश के अंदर अपनी फौज भेजने में। और हमें तो अपनी फौज भेजने की भी जरूरत नहीं है, हमारी जो BSF है वो खुद एक तरह से जो हमारा जो काम है वो निपटा सकती है। हमें हमारी ट्रेन इंडियन आर्मी को भी भेजने की जरूरत नहीं है। हमारी बीएनपी अगर बीएनपी इक्तदार में आ जाती है और जैसा आप फरमा रहे हैं कि चांसेस होंगे कि फिर तारिक रहमान साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? उससे वायलेंस कुछ कम हो जाएगा? क्या किस किस्म की सरकार होगी बीएनपी की इंडियन? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है क्या? तारिक रहमान के पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना और बेगम खालिदा जिया ने वहां पर रूल किया है। अब सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश के अंदर आपको वहां पर आर्मी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, आपको कानूनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। फिर जो इन्होंने जो अपने रिश्ते खराब किए भारत और बाकी सबके साथ, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। फिर चाइना जो इनको क्लैंडस्टाइन मदद दे रहा है वो क्या करेगा, क्योंकि चाइना ने भी लोन दे के रखा है, अमेरिका ने भी वहां पर लोगों को पैसा दे के रखा है। और ये सारी सिक्योरिटी जो कंसिडरेशन है वो कैसे हैंडल होगा? क्योंकि आप ये देखिए बांग्लादेश आज पहले जैसा बांग्लादेश नहीं रहा है, वो एक तरह से फ्री फॉर ऑल हो गया है। वहां पर कोई भी विदेशी ऑपरेटिव्स आ जाते हैं और वहां पर अपना बेस बना लेते हैं। जैसे कि अमेरिकन ऑपरेटिव की डेथ हुई थी और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वहां पर ISI का सेल खुल चुका है और जितने भी रेडिकल्स जिनको छोड़ा गया है वो लोग एक तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर 10,000 रेबल्स को, 10,000 जिहादियों को आर्म्स ट्रेनिंग दी जा रही है भारत के अंदर टेररिज्म करने की। तो ये सब चीज भारत सब चीज देख रहा है, तो क्या ये सब चीज नई सरकार कंट्रोल कर पाएगी? और 10,000 जो जिहादियों को आर्म्स ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या वो चुप बैठेंगे इलेक्शंस के वक्त? ये सबसे बड़ी बात है। तो मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन खराबी होने वाली है, वहां पर भारत को रेडी रहना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो लोगों का गुस्सा है, वजूद है, जो उजूम है, वो कभी भी एक तरह से बदल सकता है वायलेंस में। भारत की एम्बेसी के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, यहाँ तक भारत को बोलना पड़ा कि अगर एम्बेसी को कुछ हुआ तो हमको अटैक करना पड़ेगा, तब जाके उन्होंने वहां पे फोर्स रखी है। और सबसे बड़ा बात है कि मेरा ये मानना है कि इंकलाब मोर्चा जो है वो सबसे पहले यूनुस को निकालने की कोशिश करेगा और कभी ऐसा भी हो सकता है यूनुस को भी भागना पड़ सकता है। तो बांग्लादेश के अंदर मेरा ये मानना है कि इंटरेस्टिंग टाइम है। एनी टाइम देयर कैन बी सिचुएशन कैन गो सो बैड कि यूनुस आज रात को या तो कल सुबह भी भाग सकते हैं, ऐसी भी हालत हो सकती है। देखते हैं क्या होगा। हालत बहुत खराब है, देखते हैं क्या होगा। तारिक रहमान क्या बांग्लादेश को इस भंवर से निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, ये अभी देखना बाकी है। उमेश अग्रवाल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत आपका धन्यवाद है। नाजरीन, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए।